हेलो गाइस, आई एम कोमल बलाला। आज से हम 10 डेज जीके कैप्सूल की बजाय 5 डेज जीके कैप्सूल डिस्कस करेंगे। इससे क्या है कि एक तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, सेकेंडली आप बोर नहीं होंगे, थर्डली इंफॉर्मेशन रिटेन करना आसान हो जाएगा, एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिविजन करना बहुत आसान हो जाएगा। ये सभी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिए 9928001400 पे। लेट्स बिगिन। मिशन सूर्य नगरी। हाल ही में जो अपनी केंद्र सरकार है उसने 100% सौर ऊर्जा से कोणार्क सूर्य मंदिर और उसके साथ ही कोणार्क टाउन को, जो कि उड़ीसा में है, सौर ऊर्जा से 100% सौर ऊर्जा से जगमगाने का के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। इसका जो मकसद है वो ये है कि कोणार्क जो टाउन है उसकी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सौर ऊर्जा के तहत पूरी की जाएगी। इससे क्या होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, अपना जो हिस्टोरिकल सूर्य मंदिर है कोणार्क टाउन इन उड़ीसा में, उसे सूर्य नगरी के रूप में डेवलप किया जाए। इससे क्या होगा, एक मैसेज जाएगा कि आधुनिक सौर ऊर्जा के साथ साथ ही हम जो पुराना सूर्य मंदिर है उसमें एक तालमेल बिठा रहे हैं और साथ ही साथ सौर ऊर्जा की जो इम्पोर्टेंस है उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसका जो 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। उसके लिए 25 करोड़ का जो सपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अभी कर रही है। इसको इम्प्लीमेंट करेगी ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब कोणार्क सन टेम्पल, ये क्या है? कोणार्क सूर्य मंदिर 13th सेंचुरी में बनाया गया था। कोणार्क करके एक जगह है वहाँ पे, ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ उड़ीसा। ये जो टेम्पल है ये बनाया था नरसिम्हा देव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न डायनेस्टी अबाउट 1250 CE। ये जो है हिंदू के जो सूर्य भगवान हैं उनको डेडिकेटेड है। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था 1984 में। जो चंद्रभागा करके एक मेला हर साल वहाँ लगता है जिसमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं फरवरी के महीने में। कोयर जियो टेक्सटाइल एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अभी क्या हुआ है, कोविड-19 जो महामारी है, इससे जो कोयर करके उद्योग है वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत बुरी हो गई है। तो उसके लिए क्या किया है, जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है उसने ये अनाउंस किया कि कोयर जियो टेक्सटाइल का रोड बनाने में यूज़ किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज़ 3 में। तो इससे क्या होगा कि जो कोयर इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट मिलेगा। तो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। इसके तहत ये बताया गया है कि 5% जो लेंथ होगी रोड की वो कोयर टेक्सटाइल के थ्रू कंस्ट्रक्ट की जाएगी। अब है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है क्या? बेसिकली ये क्या है, नेशन वाइड प्लान है जो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी दे रहा है वो सारे विलेजेस को जो कि अनकनेक्टेड है। ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका फेज़ 3 जो है वो 2019 में स्टार्ट हुआ था। अब कोयर जियो टेक्सटाइल बेसिकली क्या है, एक नेचुरल फाइबर है जो कि अपना ये जो नारियल की भूसी होती है ना उससे ऑब्टेन किया जाता है। ये इसमें देखो ना तो ये सड़ता है, ना इसमें फफूंद लगती है, ना इसमें नमी आती है, कोई इसमें माइक्रोबियल अटैक भी नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है, कोई केमिकल ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आसानी से ये परमिएबल है, ये प्राकृतिक है, बहुत मजबूत फैब्रिक है, इसके साथ साथ भी बहुत ज़्यादा ये टिकाऊ है, मतलब इसकी हाई ड्यूरेबिलिटी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बेसिकली क्या है, नील क्रांति को बूस्ट करने के लिए स्कीम लाई गई है, जिससे क्या होगा, मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत और रिस्पॉन्सिबल विकास होगा। ये जो स्कीम है 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी, जो स्टार्ट हो रही है 2020 से लेके 2024-25 तक। अब इसके क्या है, 2 सेपरेट कंपोनेंट है। एक तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत क्या होगा कि 1720 करोड़ रुपीस अनाउंस किए गए हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 18,330 करोड़ रुपीस
अनाउंस किए गए हैं, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब क्या होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है उसमें 100% कंट्रीब्यूशन सेंटर का होता है, जबकि स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे जो प्लेन एरियाज़ है वहाँ 60-40 का रेशियो होता है, जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे 90-10 का रेशियो रहता है। अब इसमें क्या होगा कि क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच को यूज़ किया जाएगा और एंड टू एंड सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी होगा। अब बेसिकली इसके उद्देश्य क्या है, देखो क्या है उद्देश्य, क्या होगा, जो मत्स्य विभाग का जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसमें सतत और समावेशी विकास करना, फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है, जो वैल्यू चेन है उसको आधुनिक बनाना, क्वालिटी इम्प्रूव करना, फिश जैसे अपन सब बोलते हैं कि है ना किसानों की इनकम दुगनी करनी है, ठीक है, तो वो उसमें जो फिश जो मत्स्य संबंधी किसान हैं उनकी आय भी डबल करना, एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडिशन में इस जो मत्स्य विभाग का जो कंट्रीब्यूशन है उसे बढ़ाना, एक्सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह से क्या होगा, जो मछुआरे हैं और उनके साथ साथ ही जो फिश फार्मर्स हैं उनकी सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ेगी, ठीक है। और इसके लिए फिशरीज मैनेजमेंट जो है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। अब ये जो स्कीम है वो क्या क्या एड्रेस करेगी, बेसिकली क्या होता है कि फ़िश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में गैप है उसे कम करेगी, वैल्यू चेन को आधुनिक बनाएगी, उसके साथ साथ ही मजबूत करेगी, और जो मछुआरे हैं उनके कल्याण के लिए डिफरेंट स्कीम्स लाएगी, और साथ ही सैनिटरी और साइटोसैनिटरी मैटर्स पे भी फोकस्ड रहेगी। तो क्या है कि जो वैल्यू चेन है उसके गैप को कम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, आधुनिकता लेके आएगी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान होगा, क्वालिटी इम्प्रूव करेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि फ़िश जो एक नीली क्रांति है वो और मजबूत हो जाएगी और सतत और समावेशी विकास होगा इस सेक्टर में। RH-14 एंड RH-18 वीट जिन्स, हाल ही में क्या हुआ है, पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने 2 अल्टरनेटिव जीन्स निकाली है वीट में से, जिसे RH-14 और 18 कहा गया है। ARI बेसिकली क्या है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये क्या करता है कि ये जो जीन्स है इनकी एक तो जो अंकुरित शक्ति होती है ना वो काफ़ी अच्छी है, उसके अलावा कोलेप्टाइल जो है वो बड़ा होता है, तो क्या वो करती है, जो छोटा पौधा होता है ना उसको एक सपोर्ट देती है। ये जो है क्रोमोसोम 6A में मैप की गई है दोनों जीन्स, और इनका जो DNA बेस्ड मार्कर है वो बेटर सिलेक्शन ऑफ जीन्स के लिए डेवलप किया गया है। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, जैसे क्या है, जो गेहूँ है वो ड्राई एनवायरनमेंट के साथ साथ जो राइस जैसी सिचुएशन जो होती है गीला गीला वहाँ पे भी इसको उगाया जा सकेगा। इसके साथ साथ जो फसल का अवशेष बचता है जिसे अपन जलाते हैं, जिससे फिर बहुत सारे जो पोल्यूशन वगैरह की जो दिक्कत आती है उसे भी ये कम करेगा। उसके साथ साथ ही क्या होगा कि जो इसके बीज है अपन वो बहुत डीप में भी लगा सकेंगे। तो क्या है, जहाँ पे ड्राई एनवायरनमेंट रहता है उसमें क्या होता है, सॉइल जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत डीप चला जाता है, तो वो अगर अपन बीज लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ का मॉइस्चर ले लेगा, और इस तरह से जो सूखा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे भी गेहूँ बोया जा सकेगा। WAG-12 WAG-12 बेसिकली क्या है, हाल ही में इंडियन रेलवे ने 12,000 हॉर्स पावर का एक इलेक्ट्रिक स्वचालित इंजन ऑपरेशनलाइज लॉन्च किया है, जो कि लोकली बनाया गया था। इसे फर्स्ट जो कमर्शियल रन है इसका वो स्टार्ट किया है दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन यूपी से लेके शिवपुर यूपी तक। इंडिया 6th कंट्री बन गया है वर्ल्ड में जो इतने हाई पावर का स्वचालित इंजन खुद इंडिजिनसली खुद के द्वारा बनाया गया है। इसे बनाया गया है माधेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड बिहार के द्वारा। जो ये क्या है, एक जॉइंट वेंचर है, किसके बीच में, फ्रेंच और इंडियन रेलवे के बीच में, जिसमें फ्रेंच का कंट्रीब्यूशन 74% है और इंडियन रेलवेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 26%। तो ये क्या है, लार्जेस्ट FDI है रेलवे सेक्टर में। अब ये WAG-12 क्या करेगा, बेसिकली जो है जो मालगाड़ी होती है ना उनको तेज और सुरक्षित उनका मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो मालगाड़ी में जो दुर्घटनाएं होती है वो कम हो जाएगी। और इस
स्वचालित इंजन को हम ब्रॉड गेज ट्रैक पे भी लगा पाएंगे, जो कि फर्स्ट होगा वर्ल्ड में। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब बनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है। इस साल की थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेसिकली क्या है, एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक बनाया गया है, जिसे रेटिफाइड किया है 196 नेशन ने। जैसे अपन बोलते हैं ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या होता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो उन सबको कंजर्व करना है। ठीक है, अब है खुडोल इनिशिएटिव। अभी क्या है, खुडोल जो है बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स एनवॉय ऑन यूथ ने लिस्ट किया है उन टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव ने, जिसने क्या है कोविड-19 जो महामारी है उसमें बहुत अच्छा योगदान किया है। तो खुडोल क्या है, एक क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है या ओल का, जो कि इम्फाल बेस्ड एनजीओ है। इसने क्या किया था, सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाई थी। अब ये क्या करता है कि जो अभी जो कोविड-19 की जो महामारी वाली सिचुएशन चल रही है, इसमें लोगों को राशन देना, उन्हें हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, किन को, एक तो LGBTQ जो कम्युनिटी है उनको, या जो HIV के पेशेंट्स हैं उनको, या डेली वेज अर्नर्स हैं उनको, छोटे बच्चों को, अडल्ट्स को, इन सबको ये राशन दे रहे हैं और हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। रिसेंटली क्या है, RBI ने एक मतलब है ना मॉनेटरी पॉलिसी निकाली थी। तो इसने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी, क्योंकि अभी बहुत पस्त हो गई है, बहुत उसकी हालत बुरी हो गई है, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उसने कुछ मेजर्स अनाउंस किए। तो क्या किया है, सबसे पहले रेपो रेट को कम कर दिया है। कितनी कर दी है, पहले 4.4% थी, जिसे किया है 4%। रेपो रेट होती क्या है, बेसिकली क्या होती है, रेपो रेट जो होती है, RBI जो है बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। ठीक है, तो अगर जैसे ही रेपो रेट बढ़ जाती है तो क्या होगा, लोन भी एक्सपेंसिव हो जाएगा, मतलब बैंकों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, और एक और जो कम किया है इन्होंने, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये 4.65% थी, जिसे रिड्यूस करके 4.25% कर दिया है। अब देखो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है, ये क्या होता है, शेड्यूल बैंक जो है वो एक नाइट के लिए RBI से उधार लेता है। किसके, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट। दोनों में डिफरेंस है। उसमें क्या है, RBI पैसा दे रही है बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो एक रात में, अगर जैसे कोई एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसमें जो शेड्यूल बैंक होता है वो RBI से पैसा लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट। ये वेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग स्कीम है, किसके लिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। अब है रिवर्स रेपो रेट, जो रिड्यूस की है 3.75% से 3.35%। बेसिकली ये वो रेट है जिसमें RBI पैसा लेता है कमर्शियल बैंक से। ठीक है, तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, जो जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है ना मार्केट में, तो उसे कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ साथ ही जो RBI है उसने अनाउंस किया है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को और ज़्यादा मजबूत बनाया है। इट इज़ बीइंग मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट एज ए बफर फॉर रिपेमेंट ऑफ देयर लाइबिलिटीज़। उसके साथ ही स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 15,000 करोड़ रुपीज़ टू SIDBI एट RBI's पॉलिसी रेपो रेट फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। लाइन ऑफ क्रेडिट भी अनाउंस किया है एग्जिम बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए का, ताकि क्या होगा, अपना जो फॉरेन ट्रेड है उसको अपन वित्तीय सहायता कर पाएंगे। लोन फैसिलिटी जो है वो 90 दिन के लिए दी गई है, जिससे बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है। मैक्सिमम क्रेडिट जो होता है, जैसे क्या है कि कोई पर्टिकुलर कॉरपोरेट ग्रुप है, जैसे बड़े जो कॉरपोरेट ग्रुप होते हैं, उनको बैंक अपना जो कैपिटल बेस है उसका 25% तक दे सकता था, उसे बढ़ा के अब 30% कर दिया गया है। अब है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। बेसिकली क्या है, इससे RBI ने बनाया था 1999 और 2000 में। तो ये क्या करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो लोन्स होते हैं उन्हें मतलब चुकाने के लिए ये बनाया गया था। जैसे अपना सेविंग अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट में क्या करते हैं अपन, हमेशा थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं। जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो अपन उससे अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल कर सकते। उसी टाइप से ये स्टेट का एक सेविंग फंड है, जिसमें क्या होती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक निर्धारित राशि जो है वो जमा करती रहती है,
ताकि क्या है वो भविष्य में कर्ज चुका सके। ठीक है, जैसे कोई, ताकि क्या होगा अगर जैसे गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो जो न्यू गवर्नमेंट आ रही है उस पर फिनेंशियल बर्डन नहीं रहे। इसको इनिशियली 11 स्टेट में लॉन्च किया था, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरांचल एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, लेटर क्या हुआ उसके बाद 12th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि हर स्टेट सिंकिंग फंड मतलब बनाएंगे, मतलब वो होगा उनके पास, ताकि क्या है कि वो जो अपना लोन है वो चुका सके। अब फंड जो है बेसिकली ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और पब्लिक अकाउंट से अलग होता है। इसको किसी और काम के लिए यूज़ नहीं किया जाता है सिवाय कि सिर्फ लोन देने के काम में लिया जाता है। तो इस स्कीम के तहत हर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 1 से 3% जो है आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन का इस फंड में हर टाइम कंट्रीब्यूट करती रहती है। ठीक है, ताकि क्या होगा कि फ्यूचर में एकदम से जैसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है ना तो वो लोन चुका सके और बर्डन नहीं होता उन पे। अब फंड जो है वो एडमिनिस्टर्ड कौन करता है? सेंट्रल अकाउंट सेक्शन ऑफ आरबीआई नागपुर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसे लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। बेसिकली ये क्या है? न्यू इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा कि किसानों को 13,000 रुपये तक पर एकड़ जो है 1 साल में दिया जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसके लिए 1500 करोड़ रुपए मतलब है ना अभी बनाए हैं। किन में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? 18 लाख किसानों के बीच में, जो कि उसमें से 18 लाख में से 80% जो है वो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं। एनुअल कॉस्ट कितनी आएगी? 5100 करोड़ आएगी। इसमें क्या होगा? वो सारे फार्मर्स होंगे जो गेहूं लगाते हैं, चावल लगाते हैं और गन्ना लगाते हैं। इसके साथ साथ ही धीरे धीरे ये सारे जो क्रॉप्स हैं उन पे एक्सटेंड कर दी जाएगी। अब जो गेहूं और चावल लगाते हैं उन फार्मर्स को तो दिया जाएगा 10,000 एकड़, ठीक है, 10,000 पर एकड़, ठीक है। और जो गन्ना लगाते हैं उनको 13,000 रुपये दिया जाएगा। और जो ये पैसा दिया जाएगा ये 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि देखो उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। अगर किसानों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो वो मार्केट में खर्च करेंगे, तो उससे क्या होगा? रूरल डिमांड बढ़ेगी और इस तरह से वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाएगी। रीस्टार्ट, अभी अपन देख रहे हैं कि जो एमएसएमईज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे बहुत सारे। उसी तरह से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है रीस्टार्ट टू सपोर्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इससे जो क्या होगा कि 98,000 जो एमएसएमई यूनिट है उनको फ़ायदा मिलेगा और उसके साथ साथ ही 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो क्या करेगी गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक 200 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड बनाया है जिसके तहत वो क्या है? इनपुट कैपिटल लोन देगी कम इंटरेस्ट रेट पे इन सारी फर्म्स को। और फिर जैसे फार्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही हैं तो अब उन प्रोडक्ट को सेल भी तो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? खुद ही परचेज कर रही है। 360 प्रोडक्ट इन एमएसएमई से वो खुद परचेज करेगी और फिर पब्लिक में मतलब है ना फिर कस्टमर्स को देगी। अब जो पेमेंट होगा वो 45 दिन में क्लियर हो जाएगा। और स्किल जो रिक्वायर्ड होगी इन इंडस्ट्रीज़ को वो किसके तहत पूरी की जाएगी? स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस के थ्रू। नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जैसे सेना की टुकड़ी होती है ना उसी का नाम है नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट। इसे इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में ऑपरेशनलाइज किया है। इस टुकड़ी में तेजस जैसे विमान भी है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, जिसे लॉन्च किया है सूलर बेस नियर कोयम्बतूर से, ठीक है। इसे लॉन्च किसने किया है? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने। ये सेकंड इंडियन एयरफोर्स की ऐसी स्क्वाड्रोन है जो इतने मॉडर्न मल्टी रोल लाइटर फाइटर एयरक्राफ्ट से मतलब है ना इसके अंदर है, ठीक है। जो नंबर 18 स्क्वाड्रोन जो है वो 1965 में बनाया गया था। इसे रिवाइव किया है 1 अप्रैल 2020 को सूलर बेस से। अब जो LCA तेजस है वो क्या है? टेललेस है, 4th जनरेशन है, डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है जिसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ये सुपरसोनिक है, इसके अलावा बहुत लाइटेस्ट भी है और सबसे छोटा भी है। अब है तियानवेन 1,
ये चाइना का फर्स्ट मार्स मिशन है जो कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में मार्स पे लैंड करेगा। ये ऑल इन वन है, मतलब इसमें ऑर्बिटर भी है, लैंडर भी है, रोवर भी है। ये क्या करेगा, वहाँ पे पानी देखेगा, जो मंगल की जो ज़मीन है वहाँ पे देखेगा कि पानी है क्या, वहाँ बर्फ़ है क्या, वहाँ का जो मिट्टी है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। इसको लॉन्च किससे किया गया है, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के थ्रू। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना थर्ड कंट्री बन जाएगा जिसने मार्स पे सक्सेसफुल लैंडिंग की है। किसके बाद, यूएसएसआर और यूएस के बाद। क्योंकि क्या है कि यूएस जो है उसने हाल ही जुलाई में नासा ने लॉन्च किया था मार्स मिशन, जो मतलब जो लैंड करा था वहाँ पे, उसका नाम था परसिवरेंस। इट एम्स टू कलेक्ट, की क्या करेगा, मार्टियन सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, फिर उन्हें अर्थ पे लेके आएगा। APOE बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह से जीन है जो डिमेंशिया जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये पाई जाती है, जैसे जिन्हें अल्जाइमर डिसीज़ होती है, नींद नहीं आती है, बड़े बुजुर्ग लोग, उनमें ये जीन पाई जाती है। अब न्यू स्टडी ये बोलती है कि जो कोविड-19 की सिवियरिटी है और जो ये जीन है, इन दोनों में एक बहुत बड़ा मतलब एक लिंक है। ठीक है, इस जीन को क्या कहा गया है, APOE कहा गया है। ये बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, E4 भी है, E3 भी है। तो ये कहा है कि जो पर्सन्स जिनमें E4 जीन पाई जाती है उनको कोविड-19 होने के डबल चांसेस है कंपेयर टू वो पर्सन जिनमें E3 पाई जाती है। APOE बेसिकली क्या है, अपोलिपो प्रोटीन E एक प्रोटीन कोडिंग जीन है जो क्या करती है, फ्लैट सोल्यूबल विटामिन को ट्रांसपोर्ट करती है, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करती है, किस में, लिम्फ सिस्टम में, फिर उसके बाद ब्लड में ये ट्रांसफॉर्म करती है। कोस्ट इंडिया, ये क्या है कि इंडिया ऑब्जर्वेटरी एक नया प्रोग्राम लेके आई। ये ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड है जो क्या करेगा, मतलब जो माइग्रेंट्स का जो रियल मूवमेंट है उनको मॉनिटर करेगा। इसकी फुल फॉर्म है कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप इंडिया। ये एक क्या है कि इंडिया मैप को इंक्लूड किया है इसमें, जो कि माइग्रेंट का जो रियल मूवमेंट है, जो वो पैदल चल रहे हैं उनकी बारे में बताएगा। उसके साथ साथ ही उन्हें रास्ते में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, कौन कौन से रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में ना मतलब उनको सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा डेटा गवर्नमेंट यूज़ करेगी या जो स्मॉल सिविल सोसाइटीज़ होती है वो प्लानिंग कर पाएगी कि कैसे से ज़्यादा हम इनको सुविधाएं उपलब्ध करा सके। ये जो डैशबोर्ड है बनाया है फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के साथ मिलके। मेरा पानी मेरी विरासत हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। बेसिकली ये क्या है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस है, ताकि क्या है जो अपन धान, वहाँ पे क्या है, धान से वहाँ की ज़मीन बहुत ख़राब हो गई क्योंकि सब गेहूँ चावल ये सब लगाते हैं, तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बहुत बेकार हो चुकी है। तो क्या है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रोमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें ये बताया गया है कि फार्मर्स अगर कोई दूसरी फसल उगाता है, मतलब धान को छोड़ के, तो उससे 7,000 रुपये पर एकड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत क्या है 50% पैडी एरिया को रिप्लेस करना चाह रही है मक्का से, कॉटन से, और जो डिफरेंट अपनी दालें जो होती है मिलेट, इन सब से। अगर तो क्या है, अब जो किसान लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कैंपेन स्टार्ट किया है, किसान बचाओ खेती बचाओ। वो बोल रहे हैं कि जो सॉइल और क्लाइमेट है वो जो डिफरेंट जो एरियाज़ हैं वो इन सब की कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है, और उसके साथ साथ ही जो 7,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है ये सफिशेंट नहीं है, ऐसा किसान कह रहे हैं। कतकरी ट्राइब, अभी क्या है कि कतकरी ट्राइब न्यूज़ में रही थी। शाहपुर महाराष्ट्र के जो वहाँ के यूथ है इस कतकरी ट्राइब के, उन्होंने क्या किया, गिलोई करके एक जड़ी बूटी होती है उसे ऑनलाइन बेचा है। तो उन्हें क्या है कि जब उन्होंने ऑनलाइन बेचा तो उन्हें सहायता मिली प्रधानमंत्री वंदन योजना के थ्रू। अब गिलोई क्या होता है, एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो इंडिया में दवाई के तौर पे सालों से काम में लिया जा रहा है। अब कतकरी ट्राइब क्या है, इंडियन ट्राइब है जो बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ये वो 75 PVTG ग्रुप में आती है। मध्यागोंद एंड कोलम अदर ट्राइबल ग्रुप है जो इसी कतकरी ट्राइब का पार्ट है। ये वल्नरेबिलिटी ऐसी है कि शुरू से नोमैडिक है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल्स है। ब्रिटिश राज ने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871 में लिस्ट किया था।
अब ये क्या है कि आज तक भी इन्हें ना सोशल स्टिग्मा झेलना पड़ रहा है। और कतकरी जो ट्राइब है वो मतलब है ना तितर भीतर है, फ्रेगमेंटेड और सेक्टर्ड है, कोई आज कोई इधर रहता है कोई उधर रहता है, मतलब एक जो सोसाइटी के तौर पे नहीं रहते हैं। ये क्या है, दूसरों पे डिपेंडेंट है, अपनी आजीविका के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है। और ये सारे के सारे लैंडलेस फार्मर्स हैं, इनमें मोस्टली जो लोग हैं वो लैंडलेस फार्मर्स है, मतलब वर्कर्स हैं। प्रधानमंत्री वनधन योजना, अब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जो वन होते हैं ना उन्हें धन, उनसे धन मतलब कैसे वन को धन में कन्वर्ट किया जाए, तो इसे लॉन्च किया है 2018 में। स्कीम जो है चला कौन रहा है, ट्राइबल मिनिस्ट्री, उसका एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली क्या करेगा, ट्राइबल के लिए आजीविका का साधन बनेगा, ताकि वो क्या करें, वन से धन कमा सके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोग्राम का फोकस ये है कि जो ट्राइबल्स जो लोग होते हैं, जो जनजातियाँ होती है, उनका जो पारंपरिक जो ज्ञान होता है उन्हें, या उन्हें जो स्किल्स होती है उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, ताकि क्या होगा कि इस सेक्टर को और मजबूत बनाया जाएगा। तो इस इनिशिएटिव के तहत वो आजीविका जो है वो बढ़ाएंगे, कितने लोगों की, 45 लाख जनजातियों की। ठीक है, अब ट्राइबल कम्युनिटी क्या करती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए क्या है कि एक वनधन विकास केंद्र बनाए गए हैं। तो इस स्कीम के तहत एक्चुअली होगा क्या, 10 एसएसजी बनाई हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि 30 जो ट्राइबल गैदरर है, जो इकट्ठे करते हैं जनजाति जो समूह हैं, उसके 10 स्वयं सहायता समूह बनाए गए। ठीक है, उन्हें वर्किंग कैपिटल दिया है, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, अब जो ये बनाए गए हैं ये क्या करेंगे, वनधन विकास केंद्र जो है वहाँ पे आके अपना जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो वहाँ दे देंगे। अब जो माइनर फॉरेस्ट ये जो विकास केंद्र है फिर ये क्या करेंगी, मार्केट देगी इन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, फिर उन्हें स्टॉक है, जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है वो सारा कहाँ पे होगा, वनधन विकास केंद्र पे होगा। और फिर वनधन विकास केंद्र डायरेक्टली या तो बिग कॉरपोरेट से इन्वॉल्व हो जाएंगे या किसी पीपीपी मॉडल के तहत इन्वॉल्वमेंट होगा। अब इसके फीचर्स क्या है, जो स्टेट नोडल डेवलप डिपार्टमेंट है वो मतलब वो फ्लेक्सिबल है कि वो किसी भी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो या डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट हो, उसको सेलेक्ट कर सकता है इस जो है प्रधानमंत्री वनधन योजना के क्रियान्वयन के लिए। कहाँ पे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब जो वनधन विकास केंद्र जो होंगे वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर की तरह एक्ट करेंगे, जहाँ पे क्या होगा, प्रोक्योरमेंट भी हो जाएगा, उन्हें वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, और जो टिपिकल वनधन विकास केंद्र जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कैसे बनाए जाएंगे, 15 ट्राइबल वनधन सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो एक विकास केंद्र होगा वहाँ 15 जनजातीय स्वयं सहायता समूह होंगे। ठीक है, और स्वयं सहायता समूह क्या होगा, एक स्वयं सहायता समूह में 30 जो जनजाति जो मतलब इकट्ठा करती है वो 30 होंगे। ठीक है, इस तरह से ये चेन चलेगी। अब है पुंटी या सांगटस, बेसिकली ये क्या है, न्यू फ्रेश वाटर फिश है जो अभी वेलनकानी तमिलनाडु में मिली है। स्मॉल वाटर बॉडी है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये क्या है, सिल्वर है, मतलब है ना जैसे चांदी का कलर होता है ना उस तरह की सिल्वर फिश है। ये 7 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई है। ये अदर स्पीशीज से डिफरेंट है, एक तो इसका जो मुंह होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसके जो मैक्सिलरी बार्बल्स है, जो सेंसोरी ऑर्गन होता है वो भी इसका अलग है, दूसरे जो फिशेस होती है ना, दूसरी जो मछलियाँ होती हैं उनसे अलग होता है। जीआई टैग, अब क्या होता, अभी क्या हुआ, जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसने ना शाही लीची और जर्दालू आम, इन दोनों का जो मार्केट है वो पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। देखो इनकी क्या है, डिमांड तो बड़ी थी, डिमांड बढ़ाई कैसे, पोस्ट ऑफिस जो है उसने होम डिलीवरी देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो इनको एक्चुअल जो प्राइस मिलनी चाहिए थी ना वो इन्हें मिला नहीं, इस वजह से ये न्यूज़ में रही थी। तो शाही लीची जो है बेसिकली एक वैरायटी है लीची की जो मुजफ्फरपुर में उगाई जाती है। इसकी कुछ आइडियल कंडीशन है उसको उगाने के लिए, एक तो ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती है, अलुवियल सॉइल चाहिए होता है, और जो मिट्टी है उसमें कैल्शियम कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मतलब ह्यूमिड मतलब होता है कि जो मतलब होता है ना जिसमें थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, इस टाइप से। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का वर्ल्ड में चाइना के बाद, और बिहार जो है लीडिंग स्टेट है लीची प्रोडक्शन का। इसे जीआई टैग मिला था 2018 में। अब है जर्दालू मैंगो।
ठीक है, ये एक आम है, यूनिक वैरायटी है आम की, जो भागलपुर बिहार में बोया जाता है। बेसिकली क्या होता है, आप फिगर में देख रहे हैं, लाइट जो है इसका पीला कलर होता है और इसकी एक अजीब सी बहुत अच्छी सी सुगंध आती है। इसमें इसे जीआई टैग मिला है 2018 में। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसे यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया है। किसके लिए? एमएसएमई और मुद्रा के जो बोरोवर्स होते हैं उनके लिए। इसमें क्या होगा, 100% जो है वो गारंटी दी जाएगी। किसके, कौन प्रोवाइड करेगा? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, और 3 लाख करोड़ का फंड दिया गया है। किसको? एमएसएमईज और इंटरेस्टेड मुद्रा को। अब ये जो क्रेडिट है वो किस फॉर्म में उपलब्ध कराया जाएगा? गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटीज़ के तहत। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये देखो कब तक एप्लीकेबल है, 31 अक्टूबर तक, या फिर 3 लाख करोड़, जब तक सैंक्शन नहीं हो जाता है, दोनों में से जो पहले हो जाएगा तब तक ही अवेलेबल है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि वो सारी एमएसएमईज जिनका क्या है, जैसे लोन बकाया है तो उनको 20%, जो भी लोन बकाया है उनका 20% अपन अमाउंट देंगे इस लोन, इस स्कीम के तहत। और इसमें क्या होगा कि कोई भी 1 साल तक ईएमआई नहीं देनी होगी प्रिंसिपल अमाउंट पे तो, ठीक है, लेकिन जो पैसा है वो 4 साल में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, कोई गारंटी फ़ी नहीं चार्ज करेगा। कौन? NCGTC कोई गारंटी फ़ी नहीं चार्ज करेगा। ठीक है, अब इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है? बैंक ने तो लगाई है 9.25% और एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी, और जो NBFCs जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो, उन्होंने 14% लगाई है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। बेसिकली देखो क्या होता है कि कोई भी एमएसएमई होती है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? उन्हें लोन नहीं मिलता। क्योंकि देखो बैंकों को भी डर रहता है कि अगर उन्हें लोन दे देंगे तो हमारा एनपीए ना बढ़ जाए, वो क्या गारंटी कि वो चुकाई देंगे, क्योंकि क्या है ये मतलब एकदम से खड़ी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस मिल ही जाए इन्हें। तो इनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो लोन की समस्या है। तो उसी के लिए, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम बनाई है एमएसएमईज के लिए, जिसे लॉन्च किया है ताकि इन्हें क्या होगा, कोलैटरल फ्री क्रेडिट मिल जाए। ठीक है, अब किसको मिलेगा? दोनों को, जो एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी और जो न्यू एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखो, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो कि इस स्कीम, जो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एमएसएमई को इम्प्लीमेंट करेगा। इस स्कीम को लॉन्च किया था 2000 में, और इसका जो कॉपस है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या रेशियो रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और SIDBI का जो रेशियो है वो 4:1 है। चारू मुसेल, बेसिकली ये क्या होती है, हमलावर एक नस्ल है। ठीक है, जो कहाँ की नेटिव है? साउथ और सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट की। ये जो है मतलब जैसे मतलब हरा जो कलर होता है या ब्राउन कलर होता है उस टाइप से दिखती है, बहुत छोटे छोटे से कीड़े टाइप से हैं। ठीक है, ये ब्लैक से लेके ब्राउन से लेके पर्पल डार्क ग्रीन तक कलर हो सकता है। अभी क्या है कि जो बैक वाटर है केरला का, ठीक है, जैसे जो पानी पीछे जाता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल रही है। ठीक है, तो क्या है कि वहाँ के जो मछुआरे हैं और जो वहाँ की जो मछलियाँ हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है इनके थ्रू। अब जो ये रैपिड मतलब बहुत ज़्यादा जो इनका स्प्रेडिंग हो रही है चारू मुसेल की, वो किसके बाद बढ़ गई है? एक साइक्लोन आया था ओची करके 2017 में, उसके बाद जो इनकी ग्रोथ है वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अब ये इंडियन शोर्स तक पहुँच गई है, तो ये क्या है, शिप को नुकसान पहुँचाती है, वाटर डिस्चार्ज को भी। ठीक है, अभी रिसेंटली सर्वे ने ये बताया ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कदिनकुलम, परावूर, एदवानाइरा, अष्टामुडी लेक और वैम्बानंदा, चेटुआ, पोननी एस्चुरीज में पाई जाती है। और अष्टामुडी लेक में तो इतनी ज़्यादा पाई जा रही है ना कि वो जो मतलब सबसे वर्स्ट हिट है। ठीक है, अब ये जो फिश है ये बेसिकली क्या है, मराइन स्टीवर्डशिप काउंसिल, और फ़िश पे इतने लोग डिपेंडेंट होते हैं। अब ये क्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 11,384 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इट हैज़ रिप्लेस्ड, तो इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया है? एशियन ग्रीन मुसेल, जो यहाँ की अपनी नेटिव स्पीशीज़ थी उसको तो इन्होंने रिप्लेस ही कर दिया। अब सोचो ये कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, अब क्या है कि बिहार गवर्नमेंट ने एक इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी
मतलब है ना बनाई है कहाँ पे, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो वहाँ पे क्या है विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी पे। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेटरी है बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इको टूरिज्म को प्रमोट करना। ठीक है, ये किस पे बनाई गई है, जो एक सुल्तानगंज अगुवानी घाट जो है बेसिकली गंगा पे एक ब्रिज है उसी पे बनाई गई है। ठीक है, अब ये 4 स्टोरी है, 4 मंजिली है, 40 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, ये बेसिकली जो चारों तरफ इसके ग्लास लगाए हैं। ठीक है, तो ये क्या है ट्रांसपेरेंट है, तो इसके अंदर जो डॉल्फिन्स होगी ना उसे अपन बाहर से आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आएंगे, देखेंगे इसको, और उन्हें साथ ही क्या होगा डॉल्फिन को डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएंगे, और उसके साथ ही रिवर्स की जो इकोलॉजी है उस पर भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है गंगा के ब्रिज के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, उसके साथ ही ये बोल रहे हैं कि हम सेकंड डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे गंगा पुनपुन रिवर पटना में। ठीक है, जहाँ पे 5 से 15 डॉल्फिन जो है हर साल मतलब एवरी टाइम जो होती है वो दिखती रहती है। एंटीना, अनीता बेसिकली एक एंटीना है, अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना। अब ये क्या है कि एक रेडियो टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली क्या है अंटार्कटिका के ऊपर उड़ने वाले जो वैज्ञानिक गुब्बारे हैं वहाँ उनके थ्रू क्या करता है, ये बेसिकली अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोज का पता लगाता है। ठीक है, ये क्या है एक एरे है रेडियो एंटीना का जो हीलियम गुब्बारा है उससे अटैच है, और ये बताता है कि एक पूरी जो मतलब एक लेयर है 37,000 मीटर्स की उस पर फैला हुआ है। ठीक है, इट्स सच हाइट एंटीना जो है वो कॉस्मोस को मतलब सुन भी सकता है, हाई एनर्जी पार्टिकल जैसे न्यूट्रिनोज है उन्हें डिटेक्ट भी कर सकता है। ये नासा की फर्स्ट ऐसी ऑब्जर्वेटरीज है जो न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करती है। ठीक है, स्पेस में कितने न्यूट्रिनोज हैं इन सबको ये डिटेक्ट करती है। तो ये बोल रहा है कि रिसेंटली नासा के जो अनीता है उसने जो न्यूट्रिनोज है उनका अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है अंटार्कटिका में, ये डिटेक्ट किया है। ठीक है, तो क्या होता है हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो बेसिकली अपन सब जानते हैं टॉप टू बॉटम जो है बेसिकली मूव करते हैं, लेकिन जो अनीता है इसने एक बहुत अजीब सी चीज़ डिटेक्ट की कि ये जो पार्टिकल है ये बॉटम से टॉप जा रहे हैं, क्योंकि क्या बोला अपन ने अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो नीचे से ऊपर न्यूट्रिनोज जा रहे हैं कहाँ पे अंटार्कटिका में, इसने ये ऐसा डिटेक्ट किया है। तो ये क्या है नासा की ऑब्जर्वेटरी है। तो इस पे देखो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अनीता किससे संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, तो अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना है ये। तो क्या है ये एक रेडियो टेलीस्कोप है। ठीक है, किसकी है तो नासा की ऑब्जर्वेटरी है। हाल ही में इसने क्या किया है तो बेसिकली ये न्यूट्रिनोज जो है उसे डिटेक्ट करती है, कहाँ पे अंटार्कटिका में डिटेक्ट किए हैं। ठीक है, और जो ये न्यूट्रिनोज है ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये एक अलग सी बात है, बाकी क्या होता है सब ऊपर से नीचे ही आता है। काला पानी टेरिटरी, अपन सब ने न्यूज़ में सुना होगा, काला पानी जो है डिस्प्यूट है किसके बीच में, इंडिया नेपाल के बीच में। अब क्या है दोनों बोलते हैं, एक बोलता है ये मेरी ज़मीन है, एक बोलता है ये मेरी ज़मीन है। बेसिकली जो काला पानी है वो कैलाश मानसरोवर रूट पे सिचुएटेड है। इंडिया ये बोलता है कि जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की वो इसका पार्ट है। अब बेसिकली जो इंडिया और नेपाल, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर है वो कौन डिसाइड करती है, काली रिवर। ठीक है, अब जो डिस्प्यूट होता है वो इसके सोर्स पे कि काली रिवर कहाँ से निकल रही है, ये इनका डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली करके एक साइन की गई थी किसके, जो नेपाल के राजा थे उसके और ब्रिटिश इंडिया के बीच में 1816 में। वो काली जो रिवर है, जो काली नदी है उसको बताती है नेपाल की वो वेस्टर्न बाउंड्री है। ठीक है, अब जो देखो मैंने कहा ना दोनों में जो डिस्प्यूट है वो किस पे है कि ये काली नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, मतलब सोर्स ऑफ द रिवर क्या है, यही दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो क्या होता है कि जो नेपाल है वो अपने मैप शो करता है उस सपोर्ट करने के लिए, और इंडिया अपने मैप शो करता है। तो लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप ने क्या हुआ है कि नेपाल ने इसकी जो ये काला पानी है अपनी टेरिटरी में बता दिया है, जबकि अकॉर्डिंग टू इंडिया हिस्टोरिक काला पानी जो रीजन है वो उत्तराखंड का पार्ट है। ठीक है, तो इंडिया ने उसे बोला है कि तुम अपना न्यू पॉलिटिकल मैप जो उसने क्या किया है अभी रिसेंटली जो बताया था काला पानी को अपनी बाउंड्री घोषित करते हुए, ये एक डिस्प्यूटेड स्पॉट है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो।